नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब एजेंडा तय करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए योजना अब सबके सामने है। ओबीसी के सभी वर्गों को सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इस सवाल के जवाब के लिए सर्वे कराया जा रहा है। यूपी सरकार ने प्रदेश में नौकरियों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए एक पहल शुरू की है। इसके तहत देखा जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली जातियों को एक समान सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। अगर यह लाभ समान रूप से नहीं मिल पा रहा है तो फिर कौन से वर्ग विकास योजनाओं से अछूते रह गए। खास बात यह है कि जिन 10 सालों का आंकड़ा मांगा गया है वो मायावती और अखिलेश के राज की अवधि है। तो ऐसे में सियासत गरमाना लाजमी है। खबर पर नजर डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर योगी सरकार की नजर ओबीसी पर है। योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले 10 वर्षों में सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन कराने जा रही है। इसके तहत यूपी सरकार की नौकरियों में ओबीसी की 79 उपजातियों के हिसाब से कर्मचारियों की गिनती की जाएगी और कितनों का फायदा मिला ये तय किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस निर्देश से उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में ओबीसी जातियों की स्थिति का पता चलेगा कि किस जाति को आरक्षण का ज्यादा लाभ मिला और किसे कम। ये बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। जिन 10 वर्षों का आंकड़ा मांगा गया उनमें 2 साल मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी और 5 साल अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा ने शासन किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के भी 3 साल शामिल हैं। सरकार की ओर से लोक उद्यम ब्यूरो को सरकारी सेवाओं में कार्यरत ओबीसी कैटेगरी के कमियों को पूरा डेटा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कवायद के पीछे पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से अनुरोध का हवाला दिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से इस संबंध में सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। इस जांच का उद्देश्य है प्रदेश में ओबीसी के दायरे में आने वाली 79 उपजातियों को सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी मिली हुई है। दरअसल ओबीसी वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। दावा किया जाता है कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा कुछ ओबीसी जातियों तक ही सीमित है। ओबीसी वर्ग चुनावों में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। वर्ष 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे इस वर्ग को साधने में सफलता हासिल की। ओबीसी वर्ग को पार्टी से जोड़कर रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 में भी ओबीसी वोट बैंक का बड़ा समर्थन बीजेपी को मिलता दिखा है। वहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में यादव और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहा। बीजेपी सपा के खिलाफ एक जाति वर्ग को समर्थन देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में योगी सरकार की कवायद को लोकसभा चुनाव 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ओबीसी वोट बैंक के एक वर्ग को छांटकर अन्य सभी को अपने पाले में करने की कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में माने जाते हैं। प्रदेश की आबादी में यह वर्ग करीब 45% की भागीदारी रखता है। हालांकि इस वर्ग के ताकतवर जाति समूह यादव, पटेल और जाटों पर आरोप लगता है कि वो राज्य सरकार की नौकरियों और एडमिशन के मामले में बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अन्य गैर ओबीसी जातियों को उस प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता। बीजेपी ने पिछले सालों में गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को अपने पक्ष में लाने में सफलता हासिल की है। योगी सरकार इस कदम को आम चुनाव 2024 से पहले अपने वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में देख रहा है। माना जाता है कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद 27% ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, चौरसिया, कुशवाहा, मुस्लिम, जुलाहे और जाट समुदाय के लोगों को मिला। ओबीसी की अन्य जातियों को इनकी तुलना में ज्यादा लाभ नहीं मिला।
बीजेपी यह बात खुलकर कहती रही है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के कुछ खास हिस्सों को मिलता रहा है। बीजेपी ने वर्षों से गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में लामबंद किया और वर्तमान कदम 2024 के आम चुनावों से पहले किया जा सकता है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी MBC को 14% आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर योगी सरकार इसी प्रकार की कवायद करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सवाल यह है, यहां ओबीसी को समेटने की कोशिश हो रही है या उनको बांटने की कोशिश? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चारों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हैं। हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर KB त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रभात त्रिपाठी जी एक कुशल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हरीश श्रीवास्तव जी, एजेंडा सेट हो गया, 2024 की तैयारियां हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये समेटने की तैयारी है या बांटने की तैयारी ओबीसी को? सबको न्याय देने की तैयारी। बांट करने आए। भारतीय जनता पार्टी विकास की रफ्तार में जो लोग पीछे रह गए, जिनको सरकार में, सत्ता में अवसर नहीं मिल पाया, उन ऐसे सभी जाति वर्ग समूह के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, वो भी देश के रफ्तार में आगे आके खड़े हों, विकास के रास्ते में आगे आके खड़े हों, उनके भी चेहरे पे खुशहाली हो। ये योगी सरकार का प्रयास है, मोदी सरकार का प्रयास है। ठीक है, तो इसके लिए और आपने देखा होगा पिछली जांच करवाई जा रही है। पिछली सरकारों ने कितने आंकड़े दिए हैं, सारी जांच होगी। नहीं तो ये कैसे आखिर मालूम होगा कि आखिर वो कौन से तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग के वो कौन से लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, चाहे वो नौकरी हो, चाहे अन्य जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ की बात हो। आपको मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप से भी इसका विशेष ध्यान रखा कि सभी जाति वर्ग के समूहों को सत्ता में भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिले। वो छोटे छोटे पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के वो लोग, उस जाति समूह के लोग जो कभी प्रतिनिधित्व नहीं पा पाते थे, उनको भी सम्मानित प्रतिनिधित्व दिया गया और माननीय मंत्री और सत्ता में वो भी निर्णय में भागीदार हों और वो भी एक सत्ता। ठीक है, KB त्रिपाठी जी सहमत है? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबको न्याय मिले, इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है। आप इस बात से सहमत हैं? पूरी तरह से असहमत हूँ रविंद्र जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है। इन्होंने जो विकास किया है वो विकास विभाजन का विकास है और ये चाहते भी वही विकास है। इनका विकास नफरत का विकास है, महंगाई का विकास है, बेरोजगारी का विकास है। इनका जो विकास है वो अपराध का, बलात्कार का, हत्या का, आत्महत्या का विकास है। और ये नारे ऐसे लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास। मैं पूछता हूँ कि सबका में किसको किसको आप रखते हैं और किसका नहीं? हकीकत में कुछ गिने चुने लोगों को लाभ देने और वोट बैंक को साधने की कोशिश, और किस तरह से ओबीसी वोट बैंक को बरगलाया जा सके। क्योंकि अभी तक तो जो इनके उछाले हुए सारे चालाक नारे फेल हो चुके हैं। अच्छे दिन आएंगे, सबको पता है कितने अच्छे दिन आए, खाने के लिए आदमी तरस गया है। लेकिन उनका ये कहना ना कि एक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोग नुमाइंदे बनते थे, जो ये कहते थे कि हम ओबीसी के संरक्षण के लिए काम करेंगे, जो ये कहते थे चाहे बीएसपी की सरकार हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, और दोनों के कार्यकाल की यहाँ पर पूरी जांच होगी और उसमें कितने कितने लोगों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया, उन सब आंकड़ों की जांच की बात कर रहे हैं। तो वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो जनता के सामने कम से कम आनी चाहिए। ओबीसी के हितैषी तो बनते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? नहीं, ठीक है, अगर जो आपका उद्देश्य ये है तो बहुत अच्छी बात है। जनता के सामने सारे आंकड़े आने चाहिए और सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जैसे नारे पहले भी उछाले जाते रहे हैं और चलते रहे हैं। लेकिन हकीकत में लाभ कौन ले रहा है, लाभ किसको मिल रहा है? क्या आप
केंद्र में आज 8 साल से ऊपर की सरकार हो गई और प्रदेश में भी 6.25 साल की सरकार हो गई है। अभी तक आपने क्या कर लिया है? क्योंकि अब 22-24 का चुनाव आपको दिख रहा है और वहां आपकी जमीन दरक रही है, इसलिए आप ऐसे कुछ नारे उछालेंगे जिनके पीछे सच्चाई छुप जाए। आज हर आम आदमी अपने रोजगार रोजी इनसे परेशान है। आपके जो तुगलकी कार्यक्रम थे, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे प्रदेश सरकार के हों, पूरी अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य लेकिन वो तो कह रहे हैं विपक्षी दल परेशान है तो क्योंकि आप उनकी बातियों में नीतियां चले इतनी जाइए। जोरदार हैं, उनकी नीतियां इतनी जोरदार है। मनोज यादव जी, आपकी सरकार को लेकर और बीएसपी दो लोग निशाने पर हैं, कहीं डर तो नहीं है कि सारी कलई खुल जाएगी? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 6 साल सरकार के बिता लिए जी, और अब उस गणना की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक नारा है, यहाँ पैनल में बैठे सभी लोग जानते हैं, जी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो जितना है उसको उतना लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी पर तो आरोप लगते रहे हैं कि परिवार के लोग ज्यादा हैं पार्टी में, या एक वर्ग विशेष के लोग ज्यादा हैं पार्टी में, जिस वजह से आपने सत्ता गंवा दी और जनता को शायद वो बात समझ में भी आ गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। रविंद्र सिंह जी, हम सत्ता में नहीं हैं, तो कृपया हमको कम से कम अपना पूरा वक्तव्य तो कर लेने दीजिए। नहीं, आपने यहाँ पर ये बात की इसलिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली, इसलिए मुझे बात ही नहीं की जहन में अभी। सवाल आया अभी तो मैंने पूछ दिया आपसे। कहनी है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की अभी। जी, मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने ये नारा दिया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागी, जो जितनी संख्या में है, तो उस बात को हमने इस आधार पे कहा कि आप जाति गणना करवा लो। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। किसने मना किया? देश के प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री कौन है? पिछड़े प्रधानमंत्री। हमारे केवी त्रिपाठी जी बैठे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जी बैठे हैं, मैं बीजेपी का नाम नहीं लेता हूँ। इनका अनुभव अगर बताता हो तो क्या ये बता पाएंगे कि देश के इतिहास में जब से ये राजनीति देश सुन रहे हैं, कभी यह कह के किया गया कि देश को पिछड़ा प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? कभी किसी राजनीतिक दल ने कहा? देवगौड़ा जी भी पिछड़े थे और भी तमाम जो हमारे किसान, तो अगर कह दिया जाता है तो क्या मतलब उसमें, अगर कह दिया जाता है तो उसमें क्या कुछ घटता है या कुछ फायदा नुकसान है? रवीन जी, मेरे ख्याल से आप उस मंतव्य को समझ नहीं पाएंगे, आपके दर्शक समझ जाएंगे जी। तो अगर पिछड़ों की सबसे बड़ी पैरोकारी करके देश का प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी ताकत होता है कि स्टेट के लिए, जब देश के प्रधानमंत्री पिछड़े बन गए तो देश के पिछड़ों को तो उनके हक हवाक मिल ही जाने चाहिए, इसमें किसी तरीके का कोई शक नहीं रहना चाहिए। मेरी मांग ये है कि 2010 से लेके अब तक जो गिनती कराना चाहते हैं बीजेपी के लोग, वो सिर्फ पिछड़ों की ना कराएं। हमारी सरकार का पूरा कार्यकाल है उसमें, और हम एक्सेप्ट करके कह रहे हैं बीजेपी से, जितनी नौकरियां हमने दी उसमें सवर्णों को कितनी मिली, उसमें बैकवर्ड को, जो बैकवर्ड बहुत आगे आ गए, जो कम है, जो ज्यादा है, सबकी गिनती करा लो। दलितों को उनके हक के हिसाब से नौकरी मिली कि नहीं मिली, सबकी अगर आप गणना करा के, ठीक है, ये हम उनसे सवाल का जवाब ले लेंगे। लेकिन जहां तक दर्शकों की बात आपने की कि हो सकता है हमारी समझ में ना आए, हो सकता है उतने विद्वान हम ना हो जितने आप हैं, लेकिन जनता को ये बात आप नहीं समझा पाए, इसलिए सरकार चली गई आपकी। नहीं, सरकार इस मुद्दे पे नहीं गई। सरकार हमारी जो 2017 में गई, उसका मेन कारण था कि हम सरकार को अपना काम बता रहे थे, डेवलपमेंट के नए पैमाने हम गिना रहे थे। हम 23 महीने में एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का बना के हम उसको बता रहे थे, हम मेट्रो बता रहे थे, हम लैपटॉप बता रहे थे, हम जेपीएन सेंटर बता रहे थे, हम लखनऊ के तमाम सारे एफसीएल से लेके जितना भी प्रोजेक्ट बना, चाहे वो मेदांता अस्पताल हो, चाहे अमूल की फैक्ट्री हो, चाहे पराग का हो, जितना कुछ हमने बनाया हम वो बता रहे थे। और बीजेपी यादव बनाम अदर बैकवर्ड कर रही थी, बीजेपी जाटो बनाम अदर बैकवर्ड कर रही थी, बीजेपी कांग्रेस के परिवार के बनाम अलग वोटर की बात कर रही थी। वो हम नहीं कर पाए, इसलिए हम चुनाव हारे। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहेंगे। तीनों आपने वक्ताओं को सुन लिया। मनोज जी की पीड़ा कुछ ज्यादा है क्योंकि उन्होंने शायद हमें समझाने की कोशिश की, हो सकता है हम नहीं समझ पाए हों, आप समझ गए हों, आप बेहतर तरीके से राजनीति को समझते हैं। बीजेपी का जो ये कदम है उत्तर प्रदेश में, फायदेमंद है ओबीसी के लिए या नुकसानदायक? आप म्यूट पे हैं शायद। जी जी, बोलिए बोलिए।
जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक मैं अपनी 32 साल की पत्रकारिता में समझ पाया हूँ अब तक, जी कि चाहे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हो 3-3, 4-4 बार, मायावती रही हो मुख्यमंत्री, या वर्तमान में जो भी मुख्यमंत्री हैं, या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, मैं ये कहता हूँ कि ये आज बताने की क्यों जरूरत पड़ती है कि हम हिंदू हैं या हम फलानी जाति के हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मुलायम सिंह जब सत्ता में थे तो बेनी बाबू जैसे बड़े दिग्गज लोग समाजवादी पार्टी में थे, ओबीसी के बड़े नेता थे, और पूरा चुनाव बिहार और यूपी का जिस तरीके से जातिगत आधार पे लड़ा जाता है और ये जाति समीकरण के आधार पे हर बार चुनाव होता है और वो चुनाव वहीं पहुंच जाता है जाके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये कवायद की है, इस पूरी कवायद पे हम चर्चा करना चाहते हैं। एक अच्छी कवायद है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी इस जाति के मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं, चाहे वो ओबीसी के हुए हो, चाहे वो दलित वर्ग के हुए हो, बात सब आरक्षण की करते हैं, सब अपने समुदाय को लाभ देने की बात करते हैं, लेकिन लाभ कितना दिया है ये सवाल उठता है। हाँ। और ये जो पूरी पैमाइश हो रही है। लेकिन मनोज जी का एक सवाल बहुत वाजिब है, जो मुझे लग रहा है कि समझना चाहिए, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए। वो कह रहे हैं सिर्फ 50% ओबीसी की बात क्यों हो रही है? सबकी जनगणना, सबकी गणना करवाई जाए ना, सबको देखा जाए। मैं उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि जिस तरीके से मनोज जी ने ये बात उठाई है, निश्चित तौर पे उन्होंने ये बिल्कुल सही बात कही। देखिए, पूरे देश के अंदर, जैसे कि अभी उन्होंने कहा जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, मैं उनके इस बयान से मैं फिलहाल सहमत नहीं हूँ। देखिए, जनजाति जब ये जनगणना होगी उसमें ये पूरा निकल के सामने आएगा, लेकिन अभी जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार किया, सारे ओबीसी, सारे, और उन्होंने बताया बाकायदा कि मैं ओबीसी का लीडर हूं और ओबीसी मंत्री रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष का जो स्वागत हुआ, बताने का ये प्रयास किया गया कि किस तरीके से एक जो है जाट समुदाय से हम एक प्रदेश अध्यक्ष लाए हैं। पिछले 3 राज्यों में प्रदेश जाट से बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो हर व्यक्ति अपनी पार्टी लाभ लेने का प्रयास करती है। मुलायम सिंह, अखिलेश ने उस समय लाभ लेने का प्रयास किया, मायावती ने अपनी जात को सामने रख के लाभ लेने का प्रयास किया, और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। ये सब उसी पैमाने पे चल रहे हैं। लेकिन योगी जी की जो कवायद है, जो उन्होंने पूरी ये कवायद छेड़ी है, ये निकल के सामने आएगा कि किसको कितना लाभ मिल रहा है और किन सरकारों ने किनको लाभ नहीं दिया। तो ये चीजें अगर सामने आ रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं मान के चलता हूं कि मेरे हिसाब से अगर योगी जी ने ये कदम उठाया है, आप भी उठा सकते थे, आप भी लाभ पहुंचा सकते थे। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, 19 जातियों को आरक्षण देने की बात, छोटी छोटी जातियों को उन्होंने उठाई थी, प्रस्ताव पास किया था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चुनाव में सभी वर्ग के लोग, सामान्य लोग, अगड़ा पिछड़ा ये सब करके जो राजनीति का जो घालमेल किया जाता है और जनता को भ्रमित किया जाता है, जनता को आप क्या दे रहे हैं? लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दिखाती कुछ है, होता कुछ है। नहीं तो देखिए, विपक्ष में वो है, वो आरोप लगाएंगे और हरीश जी को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबके विकास के लिए सरकार होती है, और सरकार का भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पे वो चल रही है। चाहे उन्होंने राशन बांटा हो, सब वर्ग के लोगों को राशन ये विषय है, सबका साथ सबका विकास, और ये सबका साथ सबका विकास से शायद विपक्षी दल सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना कि सबकी अगर बात हो रही तो सबकी होनी चाहिए, सबका प्रतिशत निकलकर सामने आना चाहिए। ये विपक्षी दल की प्रॉब्लम है, ये अपना सवाल विपक्षी दल उठाएंगे, सत्ता पक्ष से उठाएंगे। बिल्कुल। केबी त्रिपाठी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने सारे एजेंडे आप लोगों के फेल हो रहे हों, उससे घबराहट हो रही हो थोड़ी, इसलिए शायद विरोध शुरू हो गया? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब से राजनीति शुरू की है, इनका सिर्फ विभाजन का एक मुद्दा होता है। पहले ये धर्म के आधार पर राजनीति करते रहे,
हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारा करते रहे, और इसमें पूरे देश और दुनिया में किसी से नहीं छुपा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस आधार पर, किस एजेंडे पे चलती है। अब चूंकि वो इनका दाव पूरा हो चुका है और उससे ये सत्ता में आ चुके हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, अब टिके रहने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि आपने विकास तो सिर्फ नफरत का किया, विभाजन का किया। तो ऐसी स्थिति में दूसरा एजेंडा जाति का है कि अब हिंदू वोटर में भी जो वोटर आपसे खिसकने लगा, क्योंकि उस समय तो अच्छे दिन की उम्मीद थी, उस समय तो काला धन आने की उम्मीद थी, सबके खाते में 15 लाख आने की उम्मीद थी। अब लगा कि ये तो 8 साल में कुछ नहीं हुआ, जीवन दूभर हो गया है, सारे दर्द दोगुने हो गए, आमदनी और सहूलियतों का तो कोई नाम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब फिर सरकार में टिके रहने के लिए अब धर्म के एजेंडे के साथ जाति का एजेंडा भी आपको लाना पड़ेगा और जातियों के बीच में गणित को उलझाना पड़ेगा। हकीकत में मैं आपसे कह दूं, जिस नौकरियों की ये गिनती कर रहे हैं, सिर्फ एक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी देख ले कि संघ लोक सेवा आयोग 2014 से पहले एक साल में कितनी भर्ती करता था और 2014 के बाद क्या है। अभी संसद में जवाब दिया इस सरकार ने कि यूपीएससी लगभग 1.25 लाख भर्तियां करती थी एक कैलेंडर में, एक साल में, जो 2018 में आकर गणित 38,000 पर टिक गया। एक साल में जहां 1.25 लाख नौकरियां दी जाती थी, वहां 38,000 दी जा रही। मैं ओबीसी एससी एसटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं जनरल और कैटेगरी में बांटे, मैं ओवरऑल नौकरियों की बात कर रहा हूं कि आप कितनी दे रहे हैं, आपकी वैकेंसी क्या आ रही है। अभी यूपी चुनाव से पहले योगी जी ने 100 दिन में शिक्षक भर्ती का जो वादा किया था, अभी सरकार बनने के बाद इतने दिन तक उस भर्ती की कोई खबर ही नहीं है। दरअसल आप नौकरी दे ही नहीं रहे हैं, आप किसी का विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदमी नौकरी मांगेगा तो आप कहोगे नहीं, पिछले आंकड़ों का हम सर्वे करा रहे हैं, हम देख रहे हैं। उसके बाद तो कुछ नारे ऐसे चालाक होते हैं जो उछाल दिए जाते हैं, जिनके पीछे का सच कुछ नहीं होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ये नारा देते थे कि हम सबके हितैषी हैं, हम अपने एक विशेष तबके के हितैषी हैं, हम ओबीसी के हितैषी हैं या हम एससी एसटी के हितैषी हैं, वो कितने हितैषी रहे। वो ये भी तो एक तरफ आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी पहल पहले अगर हो जाती तो शायद ओबीसी की स्थिति और ज्यादा बेहतर होती। रविंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं, अगर जो ऐसी मंशा इनकी हो तो बहुत अच्छा है, उससे ठीक है कि आप आईना दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन एक आईना आपके पास भी है। आप देख लीजिए कि पिछले 8 साल आप दूसरों ने क्या किया पहले, वो आप निकालते रहिए, आप क्या कर रहे हैं उस पर आपकी कोई नजर नहीं होनी चाहिए। मेरा प्रश्न इस बात पे है कि ठीक है, वो भी आप देखिए, आप जरा अपना भी गिरोह झांक के देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने तो किसी को कुछ नहीं दिया, दूसरों को तो आप ये कह रहे हैं कि वो नुमाइंदगी और ढिढोरा अपनी जात का पीटते थे, अपने वर्ग का पीटते थे, लेकिन करते किसी और के लिए थे, या किसके लिए करते थे हम ये बता। आप तो किसी के लिए नहीं कर रहे। सबका कहने के पीछे एक ही अर्थ है कि अब सबका कुछ नहीं होने वाला है, सबको बर्बादी के कगार पे ला देंगे। अब ठीक है, चूंकि वोट बैंक नंबर पे ओबीसी बहुत है, तो अब ओबीसी कार्ड आप खेलते रहिए। प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, 2 ओबीसी बनाएंगे। मनोज यादव जी कितना सहमत है आपकी बात से? मनोज यादव जी, कार्ड की बात तो अलग है, लेकिन बीजेपी की सोशल जवाब भी तो ले लीजिए। मनोज सिंह जी और ये मनोज यादव जी और केपी त्रिपाठी ने जो बातें कही उसके जवाब भी तो ले लीजिए। मैं सोच रहा हूँ दोनों से पहले सवाल कर लूं, उसके बाद इकट्ठा आपके पास आऊं तो दोनों के जवाब दे देंगे आप। नहीं, ये दूसरा राउंड हो गया ना आपका, ठीक है। हाँ, वो ज्यादा बेटर होगा ताकि आपको बार बार हमें हस्तक्षेप ना करना पड़े, एक एक वक्ता अपनी बात रख ले। नहीं तो मनोज जी ने कहीं अगर आरोप लगा दिया कि आप तो उन्हीं की सुनते हमारी सुनते नहीं, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं, एक बार वो अपना भरपूर आरोप लगा चुके हैं। तो नहीं, देखिए मैं इन सारी बातों पे नहीं जाता हूँ। जो चीज कनेक्ट नहीं हो रही होगी डिबेट में। सोशल इंजीनियरिंग की भी हमने बात करी, सोशल इंजीनियरिंग की भी हमने बात करी। मुझसे भी सवाल उठा सकते हैं आप, मैं किसी तरीके का कोई विरोध नहीं करूंगा। नहीं, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ जी कि आर्मी, रेलवे और आपका डाकघर, 3 डिपार्टमेंट सरकार के पास है जो बड़ा नौकरी देते हैं पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि 8 साल से ज्यादा की सरकार बीजेपी की हो चुकी है, उसमें बैकवर्ड में उनका क्या क्या प्रतिशत है और जो भी जातियां उनका क्या क्या प्रतिशत है और नौकरियों की शेष कितनी संख्या, ये भी उनको प्रस्तुत करना चाहिए। हमारी सिंगल इंजन की सरकार थी, इनकी रविंद्र जी डबल इंजन की सरकार, और डबल भी कहूं, ट्रिपल और चौथे इंजन की भी सरकार है। आपको तो 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार कही गई। नहीं, हमारे 4 मुख्यमंत्री थे, 5 मुख्यमंत्री थे, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ इनकी 4 इंजन की सरकार है। इनका प्रधानमंत्री भी है, इनका मुख्यमंत्री भी है, इनका जितने भी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं वो भी हैं,
जितने भी मेयर है वो भी हैं, जितने भी ब्लॉक प्रमुख है वो भी है। कहने का मेरा मतलब हर स्टेप पे बीजेपी बैठी है, कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरा सीधा ये सवाल है कि योगी जी के कार्यकाल में ओबीसी को कितना नौकरी मिली, ये भी एक सवाल बनता है। कारण मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, क्योंकि लगातार आंदोलन 5 साल हुए हैं इस बात को लेके कि बैकवर्ड की, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,000 या 67,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, उस पर लगातार सवाल उठे हैं, हजारों डिबेटें हुई उत्तर प्रदेश में, कितना अत्याचार सहा है लोगों ने, अभी भी वो भर्तियां कंप्लीट नहीं। मनोज जी, आपकी पार्टी पर और भी आरोप लगे हैं। ये कहा गया कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, चाहे आर्मी की बात हो, चाहे पुलिस भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे कहीं और भर्ती प्रक्रिया हो, उसमें बहुत सारे यादवों को भर लिया गया। आई एक्सेप्ट इट। इसीलिए मैंने सेना का नाम लिया। आप मेरी बात को समझ नहीं पाए रविंद्र जी। मैंने कहा सेना, मैंने कहा रेलवे, मैंने कहा डाकघर, इनकी भी गिनती कर लो। बैकवर्ड अब जवाब ले लेते हैं, किसको मिली वो भी गिनती कर लो। हम ये नहीं कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की तुलना कर लो। मैं एक लाइन और रविंद्र इनसे कह देता हूँ, हरिचंद जी से। उत्तर प्रदेश की पुलिस में बैकवर्ड में यादवों की संख्या कैसी है? एक। उत्तर प्रदेश के और दूसरे डिपार्टमेंट में बैकवर्ड में यादव की संख्या कितनी है, उसकी कंपैरिजन कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है हरीश जी, अब तो सहमत होंगे, आप जवाब दे लीजिए दोनों का। देखिए रवीन जी, पहले तो योगी त्रिपाठी जी और मनोज यादव जी की जातिवाद की राजनीति का मैं जवाब नहीं, उन्होंने जातिवाद की बात ही नहीं करी। उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने कहा यूपीएससी का उन्होंने हवाला दिया, और रेलवे को लेकर, आर्मी को लेकर और डाक विभाग को लेकर मनोज जी ने बताया, आरोप लगाया, उसके बारे में बता दीजिए। वो कह रहे थे कि बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के तुरंत बाद से इस समाज को बांटने का काम किया उसने, और 2-3, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 3 सेगमेंट को लेकर के पूरी राजनीति, बाकी लोगों से इनका कोई मतलब नहीं था। बाकी लोग कहे कुछ कहने के लिए। और समाजवादी पार्टी का भी वही आलम था कि इनके 2 धड़े थे, और जातिवाद की राजनीति ये नहीं करते, लेकिन सपा और कांग्रेस उसी जातिवाद की राजनीति का गठबंधन, जातिवादी राजनीति के गठबंधन में आए, और बसपा और सपा भी उसी गठबंधन, उसी जातिवादी धड़े की गठबंधन में आए, उसी गुड़ागणित में आए। तो उसी जातिवाद पे चल रहे हैं जो कांग्रेस और सपा जिस पे चलती रही। आपको लग रहा है कि कम से कम ये फंडा ऐसा है जिसपे आप भी सक्सेस हो जाएंगे? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए पूरी। अगर इनका वैचारिक कोई मेल होता तो गठबंधन लॉन्ग लास्टिंग होता। वो केवल जातीय गुणा गणित करके चुनाव सत्ता कुर्सी तक पहुंचने का था, इसलिए वो तुरंत टूट गया जब वो सफलता नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है, तो जो जातीय गठबंधन था इनका, तो सर कई जगह आपके भी तो गठबंधन टूटे हैं, तो वहाँ किस तरह की स्थिति रही, ये भी तो समझना चाहेंगे। बसपा के साथ तो यही लोग सोचते थे ना। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात से मानते हैं, लेकिन आप जहाँ पर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते थे वहाँ भी तो कई जगह गठबंधन टूटे आपके। कहाँ? नहीं, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार का भी ताजा स्थिति है। बिहार में आपसे नीतीश कुमार अलग हो गए। दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं जातिवादी इनकी राजनीति की बात कर रहा हूँ कि जातिवादी राजनीति। जनगणना को लेकर किसने कहा? कोई वैचारिक जनगणना को लेकर किसने कहा? और नहीं, मैं जो जहाँ बात हो रही पहले वहाँ बात कर, उसी तो बात तो सर वही है। जनगणना क्यों कराई जा रही है? जनगणना पे बात नहीं हो रही, ये जनगणना बात नहीं हो रही। अच्छा, ये बात हो रही है कि ओबीसी में ठीक है किन लोगों को सरकारी नौकरियों में लाभ नहीं मिला। अच्छा, तो जनगणना के लिए क्यों कह रहे हैं? किसको वंचित नहीं रहे? नीतीश कुमार जनगणना के लिए किस लिए कह रहे हैं? भागीदारी तो सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं कि किसकी कितनी भागीदारी, जो अभी मनोज यादव जी बोल रहे थे। वो दैट इज अनदर इशू। ये नौकरी वाला इशू जो है, ये जो आंकड़े की बात हो रही है, ये जनगणना से रिलेटेड इशू नहीं है। अच्छा, ये इशू ये है कि विद इन द बैकवर्ड, जो बैकवर्ड के लिए आरक्षण का प्राविधान है, उसमें कौन जातियां ऐसी रह गई जिनको उसका लाभ नहीं मिला। चलिए, हम शायद ना समझा पा रहे हो, प्रभात जी आपको आसान शब्दों में समझाएं। प्रभात जी, नहीं, ये प्रभात जनगणना वाला मुद्दे का जातिगत आधारित जनगणना से कोई लेना देना नहीं। कहते हैं पाल हो, बघेल हो, प्रजापति हो, सैनी हो, बहुत सारे अर्घवंशी हो, ऐसे बहुत सारे छोटे समुदाय के लोगों को भी
एक चीज को समझिए आप, हरीश जी जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, अब तो प्रभात जी जवाब दे रहे हैं, उनकी बात से शायद सहमत हो जाए। प्रभात जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। हाँ, कौन किसका कितना बड़ा लंबरदार है। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी का बड़ा लीडर हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है और वो एक ओबीसी का बड़ा नेतृत्व करती है और ये होड़ लगी हुई है। कांग्रेस के पास जो दलित और बैकवर्ड और ये सारे वोट बैंक हुआ करता था, 2014 के इलेक्शन में पूरा दलित वन साइड बीजेपी में चला गया। दलित की राजनीति करने वाली मायावती अलग थलग पड़ गई। आज कहाँ है मायावती? अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव 2019 का न लड़ा होता तो उनके 10 एमपी भी नहीं आते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ और मायावती का वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। देखिए, पूरी जो राजनीतिक गणित है और जो आप सवाल कर रहे हैं कि ये जाति, ये जो गणना कराई जा रही है, इसमें हरीश जी ने जवाब दे दिया कि कौन से लोगों की भागीदारी नहीं हो पाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए किया गया। अब इसमें कोई भी राजनीति का कोना कुछ भी निकाले, लेकिन मैं ये मानता हूँ देश सबका है। जातीय जनगणना के आधार पे जिस तरीके से ओबीसी की बात होती है, अगड़े पिछड़े की बात होती है, मैं सवर्ण हूँ, मैं कहता हूँ सवर्ण को नहीं हिस्सा मिला, सवर्ण लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी का जो पैमाना है, सरकार नौकरी कहाँ से लाएगी, कैसे लाएगी, कैसे देगी और किसको कितना देगी, ये सरकार, कोई सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है इस देश की। मैं बता रहा हूँ आपको, आंकड़े वो कुछ भी रख दे, लेकिन प्रभात जी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन प्रभात जी नौकरी दे रहे हैं, करोड़ों नौकरी देंगे। हाँ, कोई सरकार नौकरी की व्यवस्था नहीं कर पाई है। ठीक है, हरीश जी कुछ कह रहे हैं। हरीश जी, नौकरी की व्यवस्था कर पाई हो, बता दीजिए आप मुझे। हाँ, यही कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार है। प्रभात जी, हरीश जी को सुन लेते हैं। हाँ, गैस रेजुलेशन पे किसने साइन किया? वैश्विक अर्थव्यवस्था पे किसने साइन किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने साइन किया। आज उसी का बाई प्रोडक्ट है जो कह रहे हैं कि नौकरियां सिंक होती चली जा रही हैं। ये उन्हीं नीतियों का परिणाम है जो वैश्विक इन सब समझौतों पे, गैस रेजुलेशन पे और इस पे कांग्रेस की सरकार ने साइन किया। ये नरसिम्हा राव की सरकार थी जब पार्लियामेंट में पेश हुआ, आपकी सरकार 2014 में आई। यूपीएससी की नौकरियों के जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, सेना में भर्ती के जो आंकड़े आप संसद में खुद दे रहे हैं, वहाँ पे आप बताइए 1991 में नई आर्थिक नीतियां अपनाई थी और 2014 के बाद उन्होंने असर दिया। 2014 तक उन्होंने कोई असर नहीं दिया। उसका परिणाम है भर्ती यूपीएससी कर रहा था, हरीश जी, डॉक्टर त्रिपाठी हो रही थी, प्रतिवर्ष रेलवे में भर्ती हो रही थी, तब नई आर्थिक नीतियां मैंने वो फेज वाइज है, श्रीमान जी पढ़ लीजिएगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़िएगा कि आपने क्या किए हैं और जो किए हैं वही देश भुगत रहा है। आप बिल्कुल जो 2014 से आपकी नीति, जो गैस रेजुलेशन आपने साइन किया, उसी का परिणाम आज देश भुगत रहा है। और आपने पार्लियामेंट में पास कराया, उस समय कुछ 3 प्रस्ताव आए थे, सुन लीजिए। शिवराज पाटिल जी अध्यक्ष थे और 3 क्रांति केवल आई थी, एक प्रधानमंत्री के पास थी, एक कामत मिनिस्टर के पास थी। मनोज यादव जी कहना चाहते कुछ? एक मिनट जी ने सवाल किया था पहले। हरीश जी, एक मिनट। केबी त्रिपाठी जी, मनोज जी, बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, बात बहुत गंभीर मुद्दे पे हो रही है जी। हरीश जी रुक जाइए। हरीश जी आ रहे हैं, हरीश जी आ रहे हैं। हरीश जी, मनोज जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। आपकी बात का जवाब दिया। कितना अच्छा लगता है रविंद्र जी, हाँ। कि अगर हरीश चंद्र जी कहते कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई योगी सरकार में, उसमें योगी जी ने, कितना आसान हो तो 2 मिनट में किसी भी अधिकारी से फोन करके मांग ले डेटा। मुझे नहीं लगता है कि मिनट या कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर पे है कि कौन कितना भर्ती हुआ। अगर वो डेटा लेके बैठते और कहते कि देखिए योगी जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती जो करी, उसमें बैकवर्ड को 27% के आधार पे दिया, उसमें कौन कौन सी जातियों को नौकरी मिलेगी, कितना अच्छा होता, फॉरवर्ड को कितनी मिली है, कितना अच्छा था दलित को कितनी मिली। और अगर ये सारे डेटा आप प्रस्तुत कर रहे होते तो आपकी मनसा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती और बैकवर्ड बैकफुट पे चला जाता। लेकिन आप किसका विश्लेषण कर रहे हो? नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में आप चले गए। आप नहीं बता रहे हो कि आखिर आप ही की सरकार के खिलाफ बैकवर्ड के बच्चे लगातार, जो यहाँ पे धरना स्थल है लखनऊ का, रविंद्र जी आप अगर कभी भी लखनऊ आए होंगे, महीनों महीनों वो बैठे रहे सिर्फ इसलिए
वो यादव नहीं थे। मैं माफी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, यादव नहीं थे। यादव का आंकड़ा अगर मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बता दूंगा तो हरिश्चंद्र जी अभी शॉक रह जाएंगे। शॉक नहीं, बिल्कुल शॉक रह जाएंगे, अरे ये क्या हुआ। और बता ही देता हूं, खुलासा मैं कर रहा हूं, 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें बैकवर्ड में अगर सबसे ज्यादा किसी जाति की भर्ती हुई है तो वो यादव है, योगी सरकार में। और मैं गलत हूं तो हरिश्चंद्र जी से कह दीजिए डाटा प्रस्तुत कर दे, मनोज यादव राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रभात जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप सुन भी रहे हैं बात। जब कैटेगरी की करते हैं तो 2002 की अगर हम बात करें तो जब राजनाथ सिंह जी थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने एक कदम उठाया था और ये जो प्रक्रिया चली वहीं से शुरू हुई। हालांकि वो इसको अमली जामा नहीं पहना पाए थे। अब इतना आसान होगा इसको अमली जामा पहनाना? नहीं, देखिए रविंद्र जी, आपने अभी एक थोड़ी देर पहले जो बात कही कि देश की एकता कितनी वो रहेगी और इस पूरे जो जहर घोला जा रहा है इससे क्या सामाजिक समीकरण बनेगा। मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की जब बातें उठती हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम जब कश्मीर से और कन्याकुमारी की बात करते हैं और एक सामाजिक वातावरण बनाने की जब बात करते हैं तो वहां पे फिर ये नहीं होना चाहिए जातिगत आधार पे जो ये सारी चीजें जो चलती हैं, कील कांटे दुरुस्त करके चुनाव लड़ा जाता है और जिस तरीके से महिमा मंडन होता है और जिस तरीके से सारे राजनीतिक दल को इससे अछूते नहीं है। मैं कहता हूं जब मैं देश के 140 करोड़ की बात करता हूं और प्रधानमंत्री जब देश के 140 करोड़ जनता की बात करते हैं तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि कौन कितने अगड़े पिछड़े और ये सब किस समीकरण में है, किस उसमें है और उसकी जनगणना और उसके आधार पे किसको लाभ मिला किसको नहीं मिला। लेकिन उनका तो सर अपना भारतीय जनता पार्टी का तो अपना एजेंडा है ना सर, हिंदुत्व का एजेंडा है, उसमें एमवाई फैक्टर लेकर आते हैं। अरे भाई देखिए, जो कांग्रेस बैठी है पैनल में या समाजवादी पार्टी बैठी है वो भी तो एंगल लेके आती है तुष्टीकरण का। अगर वो तो इस देश के अंदर देश की आजादी के बाद अगर ये हिंदू और मुसलमान ये किसने किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उसके घर में जाइए, आप पीछे जाइए, बैकग्राउंड पे जाइए। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर नए भारत की बनाने की बात हो रही है तो नया भारत अगर बन रहा है तो उसके दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे आने वाले समय में। लेकिन ये मनोज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? मनोज जी नहीं, मनोज जी और पूछना चाह रहे हैं वो कुछ आपसे, उनका कोई सवाल है शायद आपसे कि इनके समय में क्या हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए हमाम में सभी रंगे हैं, ये राजनीतिक दल कोई ये कहे कि हम देश के लिए सेवा कर रहे हैं, हम समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, नहीं वो कितनी सेवा की है मुझे बता दें। बात ये है कि जब चाहे मनोज जी हो चाहे केबी त्रिपाठी हो, अगर आप ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं कि आंकड़े निकाल कर देख लीजिए तो मुझे लग रहा है ये आंकड़े पहले क्यों नहीं निकालेगा, ये भी सवाल होना चाहिए था। निश्चित तौर पे ये निकाले जाने चाहिए थे। मुलायम सिंह 3 बार रहे, अखिलेश रहे, मायावती रही, कांग्रेस के एमपी तिवारी से लेके और भी लोग रहे। ठीक है मनोज जी देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किसी भर्ती में बैकवर्ड ने ये आंदोलन नहीं किया कि हमें नौकरी नहीं मिले। उस वक्त बात जरूर आरोप लगाया गया। एक मिनट नहीं, यही धरना स्थल हजरतगंज में भारतीय जनता पार्टी के पास जहाँ लोक भवन बन गया है वहाँ पे कई धरने प्रदर्शन हुए हैं। मैं क्या करूँ? चलिए ठीक है, मान लिया उन्होंने, मान लिया, बात पूरी कर लिया, ठीक है, हुआ होगा। त्रिपाठी जी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जो सब कनेक्ट कर ले जाएंगे अगर मैं मेरी बात पूरी कर लेंगे। समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, वो सब ट्रेडिशनल और एक ढर्रे पे चलने वाली पार्टियां, उनके पीछे कभी ये टैग नहीं लगा कि ये पार्टी विद डिफरेंस है। हमारा मेन एजेंडा जो था, जो समाजवादी पार्टी की थी, सबको समानता, सबको अधिकार, सबको सुरक्षा, सबको साथ, सबको शिक्षा की बात थी। समाजवादी पार्टी ने उस पैटर्न पे लगातार काम किया। बेहतर जानते हैं, त्रिपाठी साहब भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है। हम पे आरोप क्या लगे? परिवारवाद के। हम पे आरोप क्या लगे? भ्रष्टाचार के। हम पे आरोप क्या लगे? जो बात कभी नहीं कही जानी चाहिए उस बात के आरोप लगे। मैं उस बात को टीवी चैनल पे भी नहीं कहना चाहूंगा। जब हम सत्ता में होते हैं तो हम किसकी आवाज को दबाते हैं, हम किसको क्या करने से रोकते हैं।
जिसका जो अधिकार है वो आदमी अपनी आवाज उठाता है, टीवी पे चला। ये रविंद्र सिंह जी, मैं आपके माध्यम से जनता से पूछ रहा हूं और बीजेपी से भी पूछ रहा हूं, आपके नहीं जितने भी चैनल सबने चलाया कि 85 में 56 यादव हो गए एसडीएम। ये खबर चली है और देश के दिग्गज पत्रकारों ने ये खबर चलाई है। माफी के साथ आपके चैनल पे हाथ जोड़ के मैं फिर विनती कर रहा हूं, आज बीजेपी के हरीश चंद्र जी, प्रभात त्रिपाठी जी, कांग्रेस के केवी त्रिपाठी जी, आप या भारत का कोई भी पत्रकार, तो उत्तर प्रदेश में बैठे अधिकारी जो यूपी पीसीएस की परीक्षा में जो मतलब आपका ये कहना है कि झूठ का पुलिंदा बांधा भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका उसको फायदा मिला। हरीश जी से जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, ये इससे नकारा नहीं कर सकता कि समाजवाद की परिवारवाद नहीं था। जब एक ही परिवार 35 लोग एमएलए, एमपी, विधान परिषद सदस्य, चेयरमैन, बोर्ड, परिवारवाद का चुनाव लड़के कोई भी आ सकता है और कोई भी चुनाव लड़के आ सकता है। हरीश जी, टिकटॉक लिस्ट ये आप नहीं तय करोगे, जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि परिवार से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? आपके परिवार के बारे में हमने कभी टिप्पणी की क्या? आप क्यों राजनाथ सिंह के बेटे को लड़ाते हो? आप क्यों राजनाथ सिंह को लड़ाते हो? आप क्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे को मुख्यमंत्री बनाते हो? आप क्यों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के? मनोज जी, हरीश जी का जवाब भी ले लेने दीजिए। आपने बहुत सारे सवाल कर लिए, कम से एक आध का जवाब दे लेने दीजिए। बिल्कुल जवाब लेना चाहता हूँ, ले लीजिए जवाब। दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ हरीश जी, जो रिकॉर्डेड है उससे कहीं ये मुंह नहीं मोड़ सकते। नहीं हरीश जी, मनोज जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जनता किसी को चुनकर भेजती है, उस पर विरोध क्यों? उस पर क्या आपत्ति है आपको? वो परिवार के लोगों को भेजे या किसी और को भेजे? ये देखिए, ये प्रोफेसर राम गोपाल जी जो हमारे मुख्य महासचिव हैं, उनके अलावा कौन जाता है बिना चुनाव हुआ? ये बताइए। सब चुनाव लड़के जाते हैं। यादव लाभ ले पिछड़ों को जो आता है। अच्छा ठीक है, केवी त्रिपाठी जी, आंकड़ा अगर पेश किया जाता है तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो मिलना निश्चित तौर पर है। कोई काट है आपके पास? बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला है रविंद्र जी, क्योंकि इनके ये सारे जो मोहरे थे वो अब जनता की अच्छा, आपकी जो कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग है कहाँ फेल हो रही है? आजकल आपसे कोई गठबंधन भी नहीं करना चाहता है। मुद्दे आप बड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे हैं जो विरोधी दलों के पास जिसकी काट होती नहीं है, चाहे वो हिंदुत्व का रहा हो। मैं इस पे थोड़ी सी सहमति अब वो अब जो मुद्दा लेके आई उसकी कोई काट है आपके पास? बिल्कुल, इस मुद्दे में कोई दम ही नहीं है। ये अभी इनका एक उछाला हुआ नारा है जो खत्म हो जाएगा। इनको खुद पता है कि इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरा, चूंकि जनता से हमारा गठबंधन है, आप देखिएगा 2024 के चुनाव के लिए जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरी मेहनत कर रही है, हमने इसी इनके विभाजन के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा का अभियान अपना शुरू किया है। आप देखिएगा कि 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से लोग जुड़ते हैं, और अभी भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं और जितने भी समाज के तबके के लोग हैं वो लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हमें जनता से गठबंधन चाहिए, जो जनता जान चुकी इनकी झूठी राजनीति को। प्रभात जी चलते चलते जी के पास ठीक है, प्रभात जी चलते चलते सिर्फ आपसे इतना समझना चाहेंगे, सरकारें कोई भी आई हो, अगर हम कल्याण सिंह की भी बात करें तो उन्होंने भी जातिगत आधार पर एक अपनी एक गणना की, उस आधार पर वो अपना वोट बैंक साधते रहे। समाजवादी पार्टी ने अगर साध लिया तो कौन सा गुना कर दिया, या कांग्रेस ने साध लिया तो कौन सा गुना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार जो सत्ता में होती है एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन काम तो एक ही करते हैं। ये कैसे तय हो पाएगा? जनता को ये चीज कब समझ में आएगी? क्योंकि जिस आधार पर वोट बैंक आज भी तय होता है जातिगत आधार पर, उत्तर प्रदेश ले लें चाहे बिहार ले लें, तो कैसे हम देश की एकता की बात करेंगे? चलते चलते हम ये आपसे जरूर जवाब चाहेंगे कि क्या सरकारों को ये चिंतन करना चाहिए और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को ही चुनकर भेजें जो एक समान भाव की बात करें। आपने जो बात कही बिल्कुल सही आपने बात कही, लेकिन मैं जो आप कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये लोग जब कहते हैं ना कि जनता से हमारा गठबंधन है, तो मुझे ये लगता है कि 2014 से इतने चुनाव हो गए हैं, आप अभी तक गठबंधन क्यों नहीं बना पा रहे हैं?
जनता आपको क्यों नहीं चुनाव जीतने और गठबंधन होने में अंतर है। और कांग्रेस जब कहती है तो मुझे बड़ा अपने संगठन को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिच पे खेलने। मनोज जी वक्त खत्म हो गया। मनोज जी नहीं सुनिए, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी जी बोलिए। बस बोले दे रहा हूँ। देखिए मैं कुछ स्टेट का नाम ले रहा हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, हरियाणा, असम और त्रिपुरा, इतने स्टेट का मैं नाम ले रहा हूँ। कौन सा बैकवर्ड मुख्यमंत्री बीजेपी ने अब तक दिया? देश के प्रधानमंत्री अगर बैकवर्ड हैं तो रविंद्र जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके चैनल से बीजेपी से मेरा सवाल है कि वीपी सिंह जैसा प्रधानमंत्री जो फॉरवर्ड थे, उन्होंने भी कभी पिछड़ों के हक की लेमारी नहीं की, और जो बीजेपी के पिछड़ा प्रधानमंत्री है आज पिछड़ा रो रहा है, चिल्ला रहा है कि उसको उसका हक नहीं मिल रहा। इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता इस देश में। ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता तय करेगी। और जनता की बात ये बिल्कुल सही है कि जनता आपसे क्यों छिटक रही है, इसमें आत्ममंथन, ये भी आत्ममंथन करना होगा। चलिए वक्त इतना ही है, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये एक तुर्क का इक्का चला है, ये एजेंडा जो 2024 का तय किया है, इसकी काट क्या होगी बाकी दलों के पास। लेकिन समझना यह भी होगा क्या इससे देश की एकता बन पाएगी? कब तक इस तरह के मुद्दों पर राजनीति होती रहेगी, या फिर वास्तविक रूप से ये जिस तरह की समानता की बात की, सबका साथ सबका विकास, ये काम आएगा या इस पर सवाल उठा पाएगा? जवाब जनता के पास है। जब वो वोट करेगी तो सारी चीजें साफ हो जाएगी कि जनता का रुझान किस तरफ है। फिलहाल इतना ही। खबरों का दौर जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।